हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर, यू नो मी। तो हमने अपने NPA वाली डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट पॉलिसी मेजर है बाय द गवर्नमेंट टू टैकल द NPA इशू, ये क्या है, उसी को बोला जाता है बैड बैंक, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसीजर टू मैनेज द NPAs ऑफ अ कंट्री। अब वो क्या है, कैसे है, उसका ओरिजिन स्टोरी, वही जानना आज हमारा पर्पस है इस डिस्कशन का। सो आवर टॉपिक टुडे इज बैड बैंक्स दैट आर NARCL एंड IDRCL। वो क्या है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ कि बैड बैंक्स क्या इंडिया में ही पहली बार आया है, इससे पहले कहीं नहीं आया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है ना, तो उस टाइम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे, वहाँ पे सबसे पहले ये आइडिया इजाद किया गया था। फिर जापान, कोरिया, यहाँ भी देखा गया, ठीक है, जहाँ पे बैड बैंक्स काम करते हैं। इवन इंडोनेशिया हैज़ अ बैड बैंक। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा ओरिजिन्स बता रहे हैं, ठीक है, ताकि पता हो कि कहाँ से आ रहा है। तो बैड बैंक्स का पहले बार नाम, ठीक है, 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, बट उस समय इसको रियलाइज़ नहीं किया जा सका, मतलब इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में नहीं लाया जा सका। बट 2021 में इसको रियलिटी बनने से रोक नहीं सका, क्योंकि NPAs बढ़ रहे थे, साथ साथ कोविड आ गया था, तो मालूम था कि NPAs बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होंगे, लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी विद कोविड। तो 2021 के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया। ओके, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए, इफ़ यू वांट द PDFs, सेकेंड, सिर्फ PDF नहीं, इफ़ यू वांट वैल्यू एडेड मटेरियल्स फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, you want current affairs, and after the budget if you want MCQ for prelims, ये सब कुछ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। खासकर सेशन की PDFs विल ऑलवेज बी अपलोडेड देयर, और वैल्यू एडेड मटेरियल जो मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो सब यहीं पे अपलोड होगा ऑन दिस चैनल। ओके, फर्दर इफ़ यू वांट टू टॉक to me, you want some guidance, some mentorship about economics and economics optional, both UPSC के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो GS के लिए हो चाहे ऑप्शनल के लिए, तो you can join me on Instagram as well. So I am new on Insta because this is for you, but I will suggest you कि कम से कम Instagram यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो, अगर आप रील्स देखना चाहते हैं तो इट्स वेल आपके ऊपर है वो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। सो दो बैंक्स हैं, NARCL और IDRCL, ठीक है। तो NAR का मतलब है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है। क्यों है सरकारी वो देखेंगे, ठीक है, और इसका ओनर है गवर्नमेंट। क्यों है वो देखते हैं, दूसरे पे भी आएंगे अभी, ठीक है। ओनर 51% ओनरशिप लाइज विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 49% लाइज विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वेयर दिस होल NARCL इज लेड बाई केनरा बैंक, ठीक है। पहली चीज तो हमें पता चला कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का फुल नाम है, ओनर ये है, और जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 30,600 करोड़ वर गिवन टू NARCL। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक। इसलिए पड़ी क्योंकि हम बैड बैंक्स क्यों बना रहे हैं, NPAs को मैनेज करने के लिए। NPAs को मैनेज करना क्यों जरूरी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। व्हाई टू हाउ मैनेज NPAs। तो NPA का अगर आपको चैप्टर याद हो, जब हमने बात की थी इसके बारे में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में,
तो हमने ये बात की थी कि एनपीए के लिए आपको 15% से लेके 100% तक क्या करना पड़ता है बैंक्स को, प्रोविजनिंग। ठीक है, तो अगर बैंक्स प्रोविजनिंग करेंगे तो दिस प्रोविजनिंग अमाउंट नॉट अवेलेबल फॉर बिजनेस। बिजनेस ऑफ द बैंक क्या है? बिजनेस ऑफ द बैंक क्या होता है? बताओ क्या होता है बिजनेस ऑफ द बैंक? करेक्ट, इट्स द लोन्स। बैंक्स कमाते कैसे हैं? जनरली कैसे कमाते हैं? लोन्स देके। दे अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यही इनकी कमाई है बैंक्स की। तो अगर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी एनपीएज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और एसेट मतलब लोन, ठीक है, लोन्स आर असेट्स फॉर द बैंक, क्यों? उससे उनकी कमाई हो रही है। ठीक है, तो अगर एनपीए हो गए तो इस एनपीए के बदले अगर इतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है लगभग 100%, तो इस प्रोविजनिंग का वो लोग यूज कहाँ नहीं कर सकते? और बिजनेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ का लोन एनपीए हो गया और एनपीए के साथ साथ लॉस एसेट बन गया, द थर्ड एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट, मतलब 3 साल के बाद तक भी एनपीए रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो इसके लिए बैंक्स को मान लो 100 करोड़ का लोन दिया था, ठीक है, लोन वर्थ 100 करोड़, तो बैंक्स को अपने बैलेंस शीट में 100 करोड़ अलग से निकाल के रखने होंगे जिसको वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर पाएगा। सोचो, इतना बड़ा अमाउंट के ऊपर और कोई बिजनेस वो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है एनपीएस के लिए। यही प्रोविजनिंग से बाहर निकाल के ना सिर्फ रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एनएआरसीएल, बट ये जो प्रोविजनिंग का अमाउंट है ये भी फ्री हो जाएगा। किसके लिए? बैंक्स के लिए। सोचो, 100 करोड़ यूज ही नहीं कर सकता, तो जैसे ही बैड बैंक ये एनपीएस खरीदेगा, किससे? बैंक से, तो 2 चीजें होगी। पहला, उस एनपीए के बदले कुछ पैसा मिलेगा बैंक को, प्लस ये प्रोविजनिंग अमाउंट जो है, जो बैंक्स यूज नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस एनपीए, वो भी फ्री हो जाएगा। सो बैंक्स विल हैव additional capital to do the business and money supply will increase, thus promoting growth and reducing the stress on the banking system of the country. ध्यान से इस बात को समझ लो, ये कहानी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसी एनपीए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया हमारा बैड बैंक एनएआरसीएल, ठीक। तो एनएआरसीएल ने कहा कि जो भी तुम्हारा एनपीए है, ठीक है, ये जो एसेट है, और इस एसेट के बदले कुछ ना कुछ कोलैटरल रखे होंगे, है ना, तो वो एनपीए तुम मुझे ट्रांसफर कर दो, और एनपीए हमें ट्रांसफर करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? बैंक। अगर मान लो ये एनएआरसीएल है और ये है बैंक जिससे एनपीए खरीद रहा है, तो एनएआरसीएल बोला कि देखो 15% हम तुमको कैश देंगे, ठीक है, 15% हम तुमको कैश देंगे और 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो जैसे जैसे मैच्योर होते जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुम उसको कैश में कन्वर्ट करते जाओ। तो इस तरह से जो एनपीए था जिसके बदले बैंक्स को कुछ भी नहीं मिल रहा था और प्रोविजनिंग अलग से करनी पड़ रही थी, तो उस एनपीए को खरीद के एनपीए के अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी या कोलैटरल है उतना अमाउंट बैंक को मिलने लगेगा बाय दिस एनएआरसीएल, 15% कैश और 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। कि बहुत सारा पैसा एक साथ तो वैसे भी नहीं दे सकता ना, जब तक ये एनपीए को मार्केट में जाके बेच नहीं पाएगा एनएआरसीएल, तब तक तो कमाई उसकी भी नहीं होगी। अच्छा, अब ये एनपीए बैंक से खरीदने का काम तो हो गया, ठीक है, खरीद लिया, उसको पैसे दे दिया, तो बैंक्स का तामझाम तो खत्म। अब ये जो एनपीए एनएआरसीएल खरीदा है उसको भी तो कहीं बेचना होगा ना। जब तक वो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर उसके एसेट को या कोलैटरल को कहीं, जैसे मान लो कि किसी की ज़मीन है, वो उसका कोलैटरल या सिक्योरिटी है, तो उस ज़मीन को कहीं बेचेगा तभी तो एनएआरसीएल की भी कमाई होगी। इसको बेचने का काम करेगा आईडीआरसीएल, इसको बेचने का काम करेगा आईडीआरसीएल, ठीक है। अब आईडीआरसीएल क्या है? इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब ये डेट खरीद लिए एनपीए, भाई एनएआरसीएल अच्छे आदमी बन गए, बैंक्स को भी फायदा हो गया, बट
जब एनपीए खरीदें तो कहीं मार्केट में बेचना पड़ेगा उसका कोलेटरल, जैसे ज़मीन या कार या कुछ भी, ठीक। तो अब ये आईडीआरसीएल ये रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो भी एनपीएस एनएआरसीएल ने खरीदे हैं वो मार्केट में कैसे बिकेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोवाइड करता है आईडीआरसीएल, ठीक है। एनपीएस को मार्केट में मार्केट लायक पैकेज करके एक पैकेज प्रोवाइड करना, सो दैट इट इज सेलेबल इन द मार्केट एंड एनएआरसीएल कैन अर्न मनी। ये काम करता है आईडीआरसीएल, जिसका काम है डेट रेजोल्यूशन का। डेट क्या है? यही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग लोन, नॉन परफॉर्मिंग डेट, कुछ भी बोल लो। तो इस डेट रेजोल्यूशन का काम करता है आईडीआरसीएल। इसकी ओनरशिप है प्राइवेट। प्राइवेट क्यों है? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ओन 51% ऑफ इट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक ओन 49% ऑफ इट, ठीक है। तो याद रहे एनएआरसीएल एक सरकारी कंपनी है और आईडीएसएल मतलब बाय डेफिनेशन इट इज प्राइवेट ओन्ड कंपनी, ठीक है। तो बोथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सिंस दोनों की ओनरशिप है इसलिए दोनों की अकाउंटेबिलिटी है, और दोनों की अकाउंटेबिलिटी इसलिए काम बेहतर करने की उम्मीद है, यानी एनपीएस कम होने की उम्मीद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू reduce the NPAs from banking so that money is available for credit purpose and the balance sheet gets cleaner, ठीक है। यानी बैंक्स की बैलेंस शीट सही हो जाती है, उनका डेट रेजोल्यूशन वाला काम अगर हो गया, एनपीएस कोई खरीद लिया, अगर एनपीए चले गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लॉस एसेट चले गए, उसके बदले पैसे मिल गए, प्रोविजनिंग भी खत्म हो गई, तो बैंक के पास क्रेडिट के देने के लिए पैसे ज़्यादा हैं, साथ साथ उनकी बैलेंस शीट भी साफ हो गई, क्योंकि उनकी अब बैलेंस शीट में वो खराब लोन तो दिखाई दे नहीं रहा है, बैड लोन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैड लोन को कहाँ दे दिए? बैड बैंक को दे दिए। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई। दैट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ गई। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे और ईजियर टर्म्स पे लोगों को मिलेगा क्या? लोन। और लोन मिलेगा तो डिमांड ड्रिवन, सप्लाई ड्रिवन ग्रोथ होगी सेक्टर में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑन ईजियर टर्म्स लोन्स आर अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज नाउ बैंक्स हैव मोर मनी टू डू द बिजनेस, ठीक है। अब कुछ टारगेट्स हैं जो एनपीए के लिए हमारे ये जो बैड बैंक्स हैं उनके लिए थे। तो फर्स्ट 2 ईयर यानी 21 से लेकर 23 तक एक टारगेट था 50,000 करोड़ का, यानी 50,000 करोड़ का टारगेट था, बट ये अचीव नहीं हो पाया इनिशियली, ठीक है, क्योंकि नया सिस्टम था ना, तो वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो ये जो 50,000 करोड़ का टारगेट था, अप्रोक्सीमेटली 22 और 23,000 करोड़ अप्रॉक्स टारगेट ही अचीव कर पाए। मतलब 50,000 का टारगेट मतलब टू अक्वायर बैड लोन्स, ठीक है। बट लेटर ऑन, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ का टारगेट अचीव। सोचो इतना बड़ा नंबर, 1 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम से साफ कर दिया बैड बैंक ने। 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कैपिटल अवेलेबल है बैंकिंग सिस्टम में टू गिव लोन्स, टू इंक्रीज द डिमांड एंड सप्लाई, सो दैट आवर जीडीपी दैट इज फॉलिंग डाउन कैन कम अप। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये जो 1 लाख करोड़ है पर एक साल, फाइनेंशियल ईयर 24 में पूरा किया, 2026 तक 2 लाख करोड़ टारगेट अचीव करने का है, ठीक है। द बैड बैंक्स हैव सेड और द NARCL will acquire 2 lakh crore worth of bad loans from the banks, thus cleaning the financial system in the country. So we hope that he does, क्योंकि अगर 2 लाख करोड़
अगर 2 लाख करोड़ वर्थ कैपिटल विल बी अवेलेबल विद द बैंक्स एंड द बैंकिंग सिस्टम, इट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल कॉज इंक्रीज इन GDP. ओके, क्लियर? तो ये है हमारा काम बैड बैंक्स का. सो दिस इज द वर्क ऑफ बैड बैंक्स. बट आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको ये बता दूं या ये याद दिला दें आपको कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2026 का हमारा फर्स्ट बैच, एंड इट्स नॉट जस्ट द फर्स्ट बैच, इट्स द स्पेशल बैच टू कीप यू मूविंग फॉरवर्ड. एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको अगेंस्ट योर पेयर्स अगर आप 2026 यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं. सो दिस इज अवर स्पेशल प्राइम न्यू ईयर बैच, और 22 को 22 ऑफ जनवरी को ये बैच क्लोज हो जाएगा. सो इफ यू वांट टू रिमेन अहेड ऑफ योर पेयर्स और अपना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आप समय से पूरा करना चाहते हैं, सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन जीएस एंड आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल विथ ऑल द टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, क्योंकि जनरली मार्केट में 20,000 की टेस्ट सीरीज ही मिलती है. योर होल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लस टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर 14,999 if you will use the code HS Live. So just use the code HS Live so that you can get this optional with test series at 14,999. और इस ऑप्शनल की एक खासियत है that you will at least revise 5 to 6 times in the class itself via tests, answer writing, etc. So that जब तक आपका पेपर आएगा you will be fully prepared for economics optional. ये गारंटी है यहाँ से, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा लिखने वाला. ठीक है? सो मूविंग फॉरवर्ड, use the code HS Live to get maximum discount across all the courses of Study IQ. Maximum discount आपको मिल जाएगा. Okay, so we will stop the discussion of our NPAs here. आपको कोई भी क्वेरी है तो you can reach out to me on Instagram और Telegram, or you can write to me on this my email ID. आपको कोई क्वेरी है इकोनॉमिक्स ऑप्शन से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज से रिलेटेड, इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई होप आपका NPA से लेके NPA रेजोल्यूशन तक का जो ओवरऑल सिस्टमैटिक स्टडी है वो पूरा हो गया होगा थ्रू दोस 2 वीडियोस. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. हैव अ गुड डे. थैंक यू.